गुड मॉर्निंग। आइए आज अध्ययन करेंगे हम कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। निम्न चरणों या स्टेप्स के अनुसार कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। देखिए हमारे पास एक प्रश्न है, वर्गांतराल और आवर्ती हमें दी गई है। वर्गांतराल 0 से 10 आवर्ती 12 है, वर्गांतराल 10 से 20 आवर्ती 17 है, वर्गांतराल 20 से 30 आवर्ती 24, वर्गांतराल 30 से 40 और उसकी आवर्ती 9, वर्गांतराल 40 से 50 आवर्ती 12 है, वर्गांतराल 50 से 60 आवर्ती 6। ये हमें प्रश्न दिया हुआ है। इस टेबल या इस प्रश्न के अनुसार हमने इसकी समांतर माध्य ज्ञात करनी है। आइए हमने कैसे कैसे इसको सॉल्व किया है, हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला स्टेप है कि सर्वप्रथम वर्ग अंतराल का मध्य मूल्य x ज्ञात करते हैं। देखिए x से मध्य मूल्य है। मध्य मूल्य ज्ञात करने का एक सूत्र होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2, अर्थात वर्ग अंतराल की उच्च सीमा धन वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उसको 2 से भाग दे देते हैं। इस प्रकार से वर्ग अंतराल के बीच का मूल्य, जिसे हम मध्य मूल्य कहते हैं, वह ज्ञात हो जाता है। 0 और 10 के बीच का मूल्य अर्थात इसका मध्य मूल्य 5, 10 और 20 के बीच का मूल्य अर्थात 10 और वर्ग अंतराल 10 और 20 के जो मध्य मूल्य निकला 15, 20 और 30 का मध्य मूल्य 25, 30 और 40 का मध्य मूल्य 35, 40 और 50 का मध्य मूल्य 45, 50 और 60 का मध्य मूल्य 55। इस प्रकार से यह हमें मध्य मूल्य की वैल्यू ज्ञात हो चुकी है। पहला स्टेप हमारा पूरा। दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में हम मध्य मूल्य में से एक मूल्य को कल्पित माध्य ए अर्थात एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य मान लेते हैं। अब देखिए इस जो मध्य मूल्य की जो वैल्यू मिली है हमें 5, 15, 25, 35, 45 और 55, इसमें से हम किसी को भी कल्पित माध्य मान सकते हैं और उस कल्पित माध्य के आधार पर हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। किंतु अध्ययन की सरलता के लिए मध्य मूल्य केंद्रीय मूल्य को मानना ही उचित रहता है या सुविधाजनक रह सकता है। इसलिए हमने मध्य मूल्य 25 माना है। यहाँ पे 25 के आगे ए लिखा है, ए मीन्स कल्पित माध्य यानी कि एज्यूम्ड मीन। तो बीच के वैल्यू को ही मध्य मूल्यों में से जो बीच की वैल्यू है उनमें से ही किसी एक को मध्य मूल्य मानना आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सरल रहता है या आसान रहता है या अच्छा रहता है। ठीक, हमने कल्पित माध्य किसे माना है 25। ठीक, इससे आगे अगला स्टेप, मध्य मूल्य में से कल्पित माध्य को घटाकर विचलन ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये मध्य मूल्य हमारे पास है x 5, 15, 25, 35, 45 और 55। इस मध्य मूल्य से यदि हम एक एक करके जो कल्पित माध्य हमने माना है 25, इसको घटाते रहेंगे तो जो अगली वैल्यू हमें प्राप्त होगी ये वैल्यू कहलाएगी हमारी विचलन या डी या डेविएशन। ठीक, तो डेविएशन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, x माइनस ए, यानी कि मध्य मूल्य में से हम कल्पित माध्य को घटा देते हैं। अब देखो पहले यहाँ पर मध्य मूल्य 5, कल्पित माध्य 25। ठीक, 5 में से 25 को घटाना है तो 25 की वैल्यू ऋणात्मक हो गई, 5 की वैल्यू धनात्मक हो गई। यहाँ की ऋणात्मक की वैल्यू अधिक है, धनात्मक की वैल्यू कम है, तो ऋणात्मक वैल्यू में से धनात्मक वैल्यू घट जाएगी, अर्थात 25 में से 5 घटा 20 और ये उत्तर हमारा ऋणात्मक वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ऋण 20। इसी प्रकार से अगला जो मध्य मूल्य है 15, कल्पित माध्य वही 25, 15 में से 25 घटाना है तो 15 कम है, 25 अधिक है, अर्थात ऋणात्मक की वैल्यू अधिक है, तो ऋणात्मक वैल्यू में से धनात्मक वैल्यू घट गई, यानी कि 25 में से 15 घटा 10 और ये वैल्यू का क्या हो गई हमारी ऋणात्मक।
ठीक। इसी प्रकार से आगे आए, यहाँ पे मध्य मूल्य भी 25 है, कल्पित माध्य भी 25 है, तो 25 से 25 घटा 0, विचलन की वैल्यू 0। इससे आगे बढ़े हम, तो मध्य मूल्य हमें यहाँ पे 35 है, कल्पित माध्य 25 हमने मान रखा है, तो 35 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पे धनात्मक की वैल्यू अधिक है, ऋणात्मक की वैल्यू कम है, तो उत्तर हमें धनात्मक मिलेगा। 35 में से 25 घटा 10। इसी प्रकार से 45 में से कल्पित माध्य 25 घटाया तो 20। 55 जो मध्य मूल्य है, इसमें से कल्पित माध्य 25 घटा तो 30। इस प्रकार से ऋण 20, ऋण 10, 0, 10, 20 और 30, ये हमें विचलन प्राप्त हो गया, यानी कि डेविएशन या डी की वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक। इसके बाद देखते हैं हम अगला स्टेप क्या कहता है। इसके पश्चात आवर्ती और विचलन को गुणा कर इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, गुणनफल को हमने एफ डी कर का। आवर्ती हमारी एफ, ये आवर्ती है 12, 17, 24, 9, 12, 6, और विचलन यानी कि डी जो अभी हमें ज्ञात हुआ -20, -20, -10, 0, 10, 20, 30। ठीक। ऋण 20, ऋण 10, 0, 10, 20 और 30, ये विचलन ज्ञात हुआ। तो आवर्ती को विचलन से गुणा करके हमें एफ डी ज्ञात करना है। तो पहला हमने आवर्ती 12, विचलन ऋण 20, 12 से ऋण 20 को गुणा किया तो कितना मिला हमें, ऋण 240। पहली एफ डी ज्ञात हो गई। दूसरी 17 आवर्ती है, विचलन 10, 17 गुणा ऋण 10, उत्तर मिला हमें ऋण 170। ठीक। दूसरी एफ डी ज्ञात हो गई। तीसरी आवर्ती 24, विचलन 0, 24 में से 0 को गुणा किया, जो एफ डी ज्ञात हुआ उसकी वैल्यू भी 0। आवर्ती 9, विचलन 10, 9 गुणा 10, 90, एफ डी ज्ञात हो गई। 12 आवर्ती और विचलन की वैल्यू 20, 12 गुणा 20 बराबर 240, ये क्या ज्ञात हो गया हमें, एफ डी ज्ञात हो गई। आवर्ती 6 और विचलन 30, 6 गुणा 30 बराबर 180, 180 क्या प्राप्त हो गई हमें, एफ डी ज्ञात हो गई। इस प्रकार से ऋण 240, ऋण 170, 0, 90, 240, 180, ये हमें विचलन की वैल्यू प्राप्त हो गई। देखिए अगला स्टेप क्या कहता है आपको। इसके पश्चात आवर्ती का योग कर योगफल सिग्मा एफ ज्ञात करते हैं। ठीक। सिग्मा का अर्थ ही योग होता है। सिग्मा का अर्थ क्या होता है, योग। तो हमें सिग्मा एफ ज्ञात करना है, यानी कि आवर्ती का योग ज्ञात करना है। अब 12, 17, 24, 9, 12 और 6, इनको अगर हमने जोड़ दिया तो वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 80। तो ये इसका योग 80, अर्थात फ्रीक्वेंसी का योग 80, अर्थात आवर्ती का योग 80, तो सिग्मा एफ बराबर 80। ठीक। अगला स्टेप क्या कहता है। इसके पश्चात आवर्ती गुणा विचलन का योग कर योगफल सिग्मा एफ डी ज्ञात करते हैं। आवर्ती गुणा विचलन यानी कि जो एफ डी है हमारा, इसका योग अगर कर देंगे तो हमें विचलन का योग ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जरा सा ध्यान देना है कि जो ऋणात्मक वैल्यू है उसको अलग जोड़ देना है। यह रफ काम करना है आपको। ऋणात्मक वैल्यू को अलग जोड़ना है और ये धनात्मक वैल्यू को अलग जोड़ना है। इसके पश्चात जो वैल्यू अधिक होगी उससे दूसरे वैल्यू को घटा देना है। तो इस प्रकार से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो सिग्मा एफ डी प्राप्त होगी। अगर ऋणात्मक की वैल्यू अधिक है तो उत्तर ऋणात्मक में आएगा, धनात्मक की वैल्यू अधिक है तो उत्तर धनात्मक में आएगा। इस प्रकार से हमने इन्हें अलग जोड़ दिया, और धनात्मक की वैल्यू अधिक है और ऋणात्मक की वैल्यू कम है तो हमने इनको घटाकर जो
उत्तर आया हमें धन 100 आया। तो इसका सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 100। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपका। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो उसके बाद अंत में निम्न सूत्र का प्रयोग कर समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। देखिए, समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक, ए की वैल्यू आपको पता है, ए हमने कल्पित माध्य मान रखा है 25। सिग्मा एफ डी की वैल्यू 100, सिग्मा एफ की वैल्यू 80। सारे नंबर्स हमारे पास है, सारे वैल्यूज हमें प्राप्त हैं। तो इसको हम इस सूत्र में रखकर समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू हमने 25 धन सिग्मा एफ डी 100 बट्टे सिग्मा एफ 80। तो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ बराबर क्या हुआ 25 धन 100 बट्टे 80। अब हमने 100 को 80 से अगर हम भाग देंगे तो 100 को 80 से भाग देकर 1.25 हमें उत्तर प्राप्त हुआ। और इसमें इस 25 को जोड़ देंगे तो ये समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। तो समांतर माध्य बराबर 25 कौन सा है? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य में जो सिग्मा एफ डी को सिग्मा एफ से भाग दिया हमने तो 1.25 प्राप्त हुआ, यानी कि 100 को 80 से भाग दिया तो 1.25 प्राप्त हुआ। तो 25 धन 1.25 बराबर 26.25, ये हमें समांतर माध्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमें उत्तर मिल गया समांतर माध्य बराबर 26.25। इस प्रकार आपने सरल तरीके से कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना आज सीखा। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाएंगे तो समांतर माध्य आपका आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ऐसे ही कुछ प्रश्नों को आप लेकर घर में प्रैक्टिस कीजिए और आसान तरीके से समांतर माध्य निकालना सीखिए। धन्यवाद।